Good students, today we will discuss our chapter 11 force and pressure which is the part of physics. ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड भी थी कि फिजिक्स का पार्ट शुरू किया जाए. ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है. ठीक है, आज के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फोर्स क्या होता है. ठीक है, चलो आते हैं चैप्टर पे. फोर्स, अ पुल और अ पुश. ठीक है, एक मतलब पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश मतलब धक्का देना. तो फोर्स को अगर एक वर्ड में कहा जाए तो फोर्स क्या है? अ पुल और पुश. बट यहाँ पे देखते हैं, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है, अगर कोई बॉडी क्या है कि रेस्ट में है. ठीक है, रेस्ट का मतलब कि वो एकदम उसमें मोमेंट नहीं है, या फिर कोई बॉडी क्या है मोशन में है. अगर हम क्या कर रहे हैं कि उस पर उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो पुश या पुल हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी पे एक्ट करा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जा रही है. ठीक है, या फिर चेंज होने का इफ़र्ट भी हो रही है. ठीक है, चेंज हो रही है या फिर चेंज होने का इफ़र्ट भी हो रही है, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. ठीक है, जैसे अगर हम क्या करें, कोई बॉडी अगर मूवमेंट में, ठीक है, अचानक से उसको पकड़ लें, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, तुरंत रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि उसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक, चेंज हो गया, तो हमने क्या कहा कि हमने इस पर फोर्स लगाया. ठीक है, हमने इस पर क्या किया? फोर्स लगाया. अब दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जैसे क्या है कि अगर कोई मान लीजिए कि आपके पास कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में है, आपने उसको धक्का दे दिया, वो गिर गई नीचे. ठीक है, तो आपने उस पर फोर्स एक्ट किया, आपने उस पर फोर्स अप्लाइड किया और उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई. ये तो हुआ कि स्टेट हमारी चेंज हो जा रही है. बट यहाँ पे समझना ये है कि टेंड टू चेंज इट्स, कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको चेंज करने का प्रयास भी करती है. ठीक है, जैसे कि अगर कोई दीवार है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, हम उस पर धक्का लगा रहे हैं, हम उस पर धक्का लगा रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करने का इफ़र्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, हम उसको पुश तो कर रहे हैं ना, यानी कि हम उस पर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस भी डायरेक्शन में बॉडी को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, वो डायरेक्शन क्या कहती है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहलाते हैं. ठीक है, और इसको देखो, जो फोर्स है उसको नॉर्मली किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एफ से. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको क्या करनी है? लर्न करनी है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन. ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या कहलाती है? वो न्यूटन कहलाती है. ठीक है, ये आपको लर्न रखना, और उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से. इट मस्ट बी रिमेंबर दैट अ फोर्स डज नॉट ऑलवेज मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. ये आप समझ लें कि हमेशा फोर्स किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता. मूव करवाने का मतलब कि उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. जैसे अभी मैंने आपको दीवार वाला एग्जांपल बताया था. ठीक है, अब बात करते हैं रीज़न क्या है. फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. वी हैव सीन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल दैट वट एवर अ फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी स्टेट है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ठीक है, तो दस फोर्स इज़ द काज. फोर्स क्या है? एक काज हो रहा है. ठीक है, एक काज है जिसकी वजह से उसमें चेंजिंग आ रही है. एंड द चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द इफेक्ट. और जो उसमें चेंजिंग हो रही है वो क्या हो रहा है? वो पूरा इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है. हाउ डज द फोर्स कम इन टू प्ले? For the force to come into play, there should be two interacting objects, one on which the force is applied and the other who apply the force. ठीक है, दो चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन सी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है और किस बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं. जैसे अगर क्या है कि एक कार खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, और वहाँ पे क्या है, पीछे से आप धक्का मार रहे हैं. विल द कार मूव ड्यू टू द प्रेजेंस? अगर आप क्या कर रहे हैं कि कार रुकी हुई है, आप उसके पीछे खड़े हुए हैं, कार अपने से तो मूव करेगी नहीं,
कोई न कोई उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप उस पर पीछे से धक्का मार रहे हैं तो कार में क्या आ जाएगी, मूवमेंट आएगी। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ में आर नॉट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। हमेशा फिजिकल, जैसे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो भी फोर्स कहीं न कहीं अप्लाई होगा। जैसे आप लोगों ने मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट को जब भी हम क्या करते हैं कि निकल के पास लाते हैं तो क्या करता है, उसको अपनी तरफ आलपिंस को खींच लेता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उस पर फोर्स अप्लाई करता है तभी उसको अपनी तरफ खींच पाता है, ठीक है। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो एक डिस्टेंस तक उसकी, मतलब कि उस मैग्नेट की जहाँ तक पावर होगी उस पावर तक, उस डिस्टेंस तक वो क्या करेगा, आलपिन को खींच सकता है, ठीक है। द कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरेक्ट फिजिकली टू सी द कम फोर्स इन टू प्ले, ठीक है। ये आपको जो आलपिन वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, वो आप इसको करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ फोर्सेस की। देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी पुल्ड और पुश्ड देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये फोर्स तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों बॉडी के बीच में क्या होगा कि एक कांटेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, कार को पुश कर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ों के बीच में क्या है, कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ कांटेक्ट के एग्जांपल थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, पुलिंग द स्प्रिंग, ठीक है, ये वहाँ पे भी कांटेक्ट है। किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल को जब आप किक कर रहे हैं तो फुटबॉल में और आपकी किक में दोनों में कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, किसके एग्जांपल हैं, ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। कांटेक्ट फोर्स में आपको ये अलर्ट रखना है कि जब तक दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें से कुछ एग्जांपल जैसे हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हमारी जो बॉडी में मसल्स होती हैं, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसे फोर्स जो हमारी बॉडी की मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स वर्क करता है। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब किस में आता है, मस्कुलर फोर्स में आता है। अब बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब क्या होता है कि जब दो बॉडी होती है, ठीक है, उनके सरफेस के बीच में जब रगड़ होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जैसे आप जब चलते हो, ठीक है, तो ज़मीन पे और आपके पैर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। आप जब क्या कहते हैं, आइस पे चलते हो तो देखो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारी बॉडी के मतलब कि लेग्स के बीच में और सरफेस के बीच में कांटेक्ट क्या होता है, वहाँ पे जो सरफेस होती है बहुत ही चिकनी होती है, कांटेक्ट कम होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसीलिए हमें चलने में क्या होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर डिफिनीशन की बात करें तो देखो क्या कहेंगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी, जो क्या करे, एक बॉडी की मोशन को क्या करे, अपोज करे मतलब उसको विरोध करे, उसको आगे न बढ़ने दे, वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे अगर आपने बॉल क्या कर दी, ज़मीन पे लुढ़का दी और वो धीरे धीरे चलते क्या होगी कि धीरे रुक जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होगा कि आपने जिस फोर्स से बॉल को लुढ़काया है, ठीक है, धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो अपोज करेगा, इसकी मोशन का फोर्स हमारा कम होगा, धीरे धीरे बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब तक दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे फोर्स फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, इसके लिए क्या है, दोनों कॉन्टैक्ट में हो सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इन द कॉन्टैक्ट। देखो जो रफनेस होती है ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन हमारी क्या होती है, बढ़ती है। और स्मूथ सरफेस एक्सर्टेड लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन द रफ सरफेस। जितना हमारी रफ सरफेस रहेगी वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितनी हमारी स्मूथ सरफेस रहेगी, चिकनी सरफेस रहेगी, वहाँ पे हमारा फोर्स फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं किसकी, नॉन कांटेक्ट फोर्स की, ठीक है। कुछ ऐसे जो बिना एक कांटेक्ट में आए ही फोर्स आपके ऊपर अप्लाइड करते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैंने अभी उसका एग्जांपल बताया, ठीक है।
द फोर्स विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और एक्ट एट अ डिस्टेंस फोर्स, ऐसा फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट में आए ही फोर्स अप्लाइड कर दे, वो क्या कहलाता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, अगर देखो जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को किसी भी आल्पिन के पास में या फिर निकल के किसी बॉडी के पास में लाते हैं तो उसका करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। उन दोनों में कांटेक्ट तो है नहीं, फिर भी वो उसमें फोर्स क्या कर रहा है? अप्लाइड कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमें किसके एग्जांपल हैं? मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल हैं। देखो जो मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी, और जिसको नहीं पता वो ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो सेम पोल होते हैं उनमें क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे नॉर्थ पोल के सामने जब नॉर्थ पोल आता है तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, बट जब साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल आता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पास आते हैं। मतलब कि सेम पोल रहेगा तो रिपल्सन, और अपोजिट पोल रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मैग्नेट फोर्स समझ में आ गया। और इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया जाता है, ठीक है। अब वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जो मैग्नेट होगी उसकी पावर पे, और जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अगर हमारे पास कुछ ऐसी बॉडी हो, ठीक है, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज बॉडी ड्यू टू द विच दे रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, ठीक है, और उसमें क्या हो? एक बॉडी हमारी चार्ज हो, चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हो, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो, उसमें चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी बॉडी हो वो क्या है? हमारी अनचार्ज है। तो उसकी वजह से या तो उनमें अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो जो ये फोर्स लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन कब होगा? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। और ऐसे फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी वेरी डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, अगर दो बॉडी हमारी है तो उसमें क्या करते हैं कि अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, मिनिमम क्या होने चाहिए? दो चार्ज होने चाहिए। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या चीज़ें वेरी करेंगी? अगर बॉडी में चार्ज है, उसमें दो चार्ज है, ठीक है, अगर उसमें सपोज कर लो कि एक चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। तो जो रूल कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, इक्वल में। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई। और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम R सपोज कर लेते हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस है अगर वो R है तो इसके स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की वजह से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो K आया है, ठीक है, वो क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जो K है वो क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ठीक है, जब मैं क्लास लूँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को, जब प्रोपोर्शनल की साइन हटती है तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, एक फिक्स्ड उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। R इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। और ये लॉ जो हुआ, ठीक है, ये जो लॉ है, जो रूल है, उसको क्या नाम दिया गया है? कूलॉम लॉ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कूलॉम लॉ क्या है, आप क्या बताओगे? ये आपको डिफिनीसन देनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ देम, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कूलॉम लॉ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ एज एन बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जी, इसमें क्या होता है? जो कूलॉम लॉ है ये बताता है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एनी बॉडी कैन बी चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग। आपने देखा होगा कि कंघी को अगर बालों में रगड़ के हम क्या करते हैं? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो वहाँ पे कौन सा फोर्स का एक्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क
करता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो पहले पढ़ के देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट पासिंग मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर दो बॉडी है, ठीक है, उनके मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर क्या हो कि इन दोनों बॉडी में एक बॉडी क्या हो, अर्थ हो, ठीक है, दूसरी बॉडी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो हम वहाँ पे उसको क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। हर जगह पे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। अर्थ हैज़ अ ह्यूज मास सो इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। अर्थ का मास ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो भी इससे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनका मास इसके मास से कम है, उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दैट इज़ वाई अ बॉल थ्रोन अपवार्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन। ठीक है, इसी वजह से जो भी बॉल ऊपर फेंकी जाती है वो क्या आती है, वापस चली आती है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। देखिए यहाँ पे जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और किससे डिनोट करते हैं इसको, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक क्या होती है और इसकी एक होती है किलोग्राम फोर्स। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ 1 kg vertically is called 1 kilogram force. The unit kilogram force is denoted by notation kgf. ठीक है, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये वो वाले kgf नहीं है। ठीक है, तो अगर 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है, ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाता है, किलोग्राम फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ग्राम फोर्स की, कि अगर कोई बॉडी क्या है जिसका मास 1 ग्राम है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए जो भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाता है, ग्राम फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके लर्न भी कर लेंगे। 1 kgf इक्वल टू 1000 gf। ठीक है, एंड 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये दोनों चीज़ें लर्न की जाती है। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की जगह दूसरी बात करें, एक इसकी यूनिट और होती है, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी फोर्स की यूनिट होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में होंगे, जो भी क्वेरी होगी, जो भी समझ में नहीं आएगा, वो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।